इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ से की खास बातचीत। भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने की रणनीति पर चर्चा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का जोरदार हंगामा। भारत मंडपम में टी शर्ट खोलकर की नारेबाजी। बीजेपी बोली, देश की छवि खराब करने का हक किसी को नहीं। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान। आरोपों से किया इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया। 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बाबर के नाम पर ना बने कोई मस्जिद, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता के वकील ने बाबर को बताया आक्रांता। ट्रंप के एक इशारे पर खड़े हो गए शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दोस्त बताकर पाक को किया जलील। बोले, मोदी एक महान व्यक्ति और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। नई दिल्ली में चल रहे 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट 2026 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत एआई आधारित टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि किस तरह भारतीय स्टार्टअप्स एआई, मशीन लर्निंग और उभरती डीप टेक तकनीकों के जरिए देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। इस संवाद को भारत को वैश्विक एआई हब बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का फोकस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने, डिजिटल सॉल्यूशंस विकसित करने और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सशक्त करने पर है। वहीं दूसरी तरफ एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर के भीतर प्रवेश कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी की और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए। जिस समय यह विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और परिसर से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एआई समिट से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान देश की अस्मिता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बयान में आरोप लगाया गया कि सरकार देश हित से समझौता कर रही है और इसी के विरोध में आवाज उठाई गई। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा डालना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। देश की छवि खराब करने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग भी की है। इस खबर में बात राहुल गांधी की। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज किया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा, क्या आपको सफाई देनी है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ। राहुल ने कोर्ट के समक्ष कहा कि मैं पूरे मामले में निर्दोष हूं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप राजनीतिक है। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। वहीं कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। भीड़ और सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को मुख्य गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन राहुल गांधी ने माला पहनने से इनकार कर दिया। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि देश भर में किसी भी मस्जिद का निर्माण या नाम बाबर बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि मुगल शासक बाबर हिंदू विरोधी आक्रमणकारी था, इसलिए उसके नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता देवकी नंदन पांडे की कुछ दलीलें सुनने के बाद ही पीठ ने इस मामले को खारिज किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि बाबर एक क्रूर और हिंदू विरोधी आक्रमणकारी था।
इसलिए उसके नाम पर किसी भी मस्जिद का निर्माण या नामकरण नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिल्ली सरकार की तरफ से इससे पहला कदम बदलाव का और 1 साल विकास का बताया गया। कहा गया कि 20 फरवरी 2025 को इसी समय हम सचिवालय पहुंचे थे और अपना कार्यभार संभाला था और पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी। यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें 1 साल के परिश्रम का जिक्र किया गया है। यह सिर्फ वादों की नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार है। 1 साल पूरे होने के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करती है। सरकार ने गरीबों के कल्याण का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले ही दिन कैबिनेट में आयुष्मान योजना का 10 लाख का कवर दिया। 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। 30,000 लोगों ने लाभ उठाया। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन खोली जहां 5 रुपए में 70,000 लोग भोजन पाते हैं। हमने गरीब झुग्गी वालों के लिए काम किया है। 700 करोड़ का फंड दिया ताकि शौचालय, सड़क और जरूरी चीजें बन सके। झुग्गी की जगह मकान देने का काम किया। 1 साल में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। लोगों की 70% समस्याओं का समाधान इन्हीं हेल्थ केयर सेंटर पर मिल जाएगा। आगे बताया कि रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने SC/ST बस्तियों में 85 करोड़ की लागत से 146 योजनाओं को शुरू किया है। दिल्ली में पानी और सीवर को ठीक करने का मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ आप नेता मनीष सिसोदिया ने सरकार पर कई फर्जीवाड़े के आरोप लगा दिए हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 देने के वादे से लेकर यमुना की सफाई तक के मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली के बाद अब बात बिहार की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, उनकी जान ली जा रही है, रंगदारी वसूली जा रही है, अपराध चरम सीमा पर है और सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है हमारे मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर रही है। इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक जीवन में उन्होंने 9-10 बार शपथ ली, लेकिन कभी भी गृह विभाग किसी और दल को या अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया, हमेशा अपने पास ही रखा। अब इतने असहाय और कमजोर हो गए हैं कि बीजेपी को देना पड़ गया। तेजस्वी ने कहा सरकार गुंडे जैसा व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस पर सवाल उठाना, लेकिन इन लोगों की तरफ से गाली गलौज करने का काम किया जाता है। वहीं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन सत्र में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पूरा श्रेय खुद ही ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भाषण के बीच में खड़ा होने के लिए कहा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रोकने के अपने दावे का जिक्र कर रहे थे। संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मामला था। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो बहुत उत्साहित हैं और वास्तव में वो अभी भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए खड़ा होने के लिए कहा। शरीफ प्रोटोकॉल के अनुसार खड़े हो गए। उसी समय ट्रंप ने मन से कहा कि भारत और पाकिस्तान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोदी एक महान व्यक्ति है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं ट्रंप ने अपने पुराने दावे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को एक फोन कॉल के जरिए रोकने का काम किया था। और आखिरी खबर में बात पड़ोसी देश की। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा फैसले बांग्लादेश में रद्द होंगे। दरअसल यूनुस सरकार ने अंतरिम पावर का इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल में 132 अध्यादेश जारी किए। अब इन अध्यादेशों को अगर 25 दिन के भीतर पास नहीं कराया जाता है तो वे खुद ही रद्द हो जाएंगे। बांग्लादेश में जिन अध्यादेशों के रद्द होने की बात कही जा रही है उनमें कुछ भारत तो कुछ शेख हसीना को लेकर है। वहीं एक अखबार के मुताबिक तारिक रहमान की नई सरकार कुछ फैसले को संसद से पास कराने की तैयारी में है। ऐसे में अधिकांश फैसले अपने आप रद्द हो जाएंगे। इधर यूनुस के जाते ही भारत ने भी बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारत ने वीजा सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 17 दिसंबर को भारत ने वीजा सर्विस बंद कर दिया था।